हिंदुस्तानियों को मार डाला था। उस चेम्सफोर्ड के नाम पर इस देश की सरकारों की कई बिल्डिंग है जो चेम्सफोर्ड बिल्डिंग के नाम से अभी भी चलती। रिपन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने मद्रास में भयंकर लूटमार की थी। रिपन के नाम से मद्रास में एक बिल्डिंग है जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस चलता है। कर्जन नाम का एक अंग्रेज था जिसने भारत का बंटवारा किया था हिंदू मुसलमान के आधार पर। बंगाल में वो जब गवर्नर बन के आया कर्जन, तो उसने बंगाल का पूर्वी हिस्सा हिंदुओं को दे दिया, पश्चिमी हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। हिंदू मुसलमान के आधार पर इस देश में पहली बार बंटवारा करने वाला जो अंग्रेज था वो कर्जन था, जिसने पाकिस्तान की नींव 1905 में रखी थी। उस कर्जन के नाम पर कलकत्ता में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बंगाल सरकार का मुख्य कार्यालय उसी बिल्डिंग से चलता है, कर्जन बिल्डिंग। ऐसे में कितने नाम गिनाऊं आपको। हमारे देश में गुलामी की निशानियां भरी पड़ी, कहीं बिल्डिंगों के रूप में, कहीं सड़कों के रूप में, कहीं मूर्तियों के रूप में। कभी कभी मेरा दिल जलता है, आप बंबई जाइए, रेलवे स्टेशन पे उतर जाइए, तो बंबई के रेलवे स्टेशन का नाम तो सालों साल विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। वो तो भला हो महाराष्ट्र के कुछ राष्ट्रवादी लोगों का जो विधानसभा में पहुंच गए और विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना दिया, लेकिन अधूरा काम किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम तो हो गया, लेकिन वहां पर मूर्तियां सभी अभी भी अंग्रेजों की लगी हुई हैं। आप कभी भी चले जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर, गेट से बाहर निकलिए मेन गेट पर, तो लेफ्ट और राइट में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं अंग्रेजों के समय के अधिकारियों की, जिन्होंने बंबई पर महा अत्याचार किए। वो सारे वहां मूर्तियों में खड़े मुस्करा रहे। हमने आजादी के 62 साल में उन मूर्तियों को नहीं हटा पाया। सरकारें मंदिर गिरा देती है इस देश में, आपको मालूम है। हमारे देश में सड़क को चौड़ा करने के नाम पर कोई मंदिर आ जाए, कोई मस्जिद आ जाए, उसको तोड़ देने में सरकार को गुरेज नहीं होता है। जिन अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर सालों साल अत्याचार किए हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने में सरकार क्यों पीछे हटती है? जब सरकारें मंदिर तोड़ सकती है, मस्जिद तोड़ सकती है, गुरुद्वारे तोड़ देती है इस देश में, सड़क को चौड़ा करना है, नगर का सौंदर्य बढ़ाना है, सुंदरता बढ़ाने के नाम पर यह सब कर दिया जाता है, तो इतने विद्रूप लोग हंस रहे हैं बंबई शहर में खड़े हुए मूर्तियों में, उनको क्यों नहीं तोड़ देती हमारी सरकार? उनसे क्या लेना देना है हमारी सरकार का? वो रिश्तेदार लगते हैं हमारे क्या? विचित्र देश है। तो ये सारी बात कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जो गुलामी हमारे यहाँ चली आ रही है आज़ादी के 62 साल के बाद, ये बहुत भारी पड़ गई है। अब इसको तो ख़त्म करना ही, आज नहीं तो कल किसी को तो ये आवाज़ उठानी ही है। हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां ये सवाल नहीं उठाती हैं, मंदिर मस्जिद के सवाल उठाती हैं, अंग्रेज़ों की मूर्तियों को तोड़ देने का सवाल कोई पार्टी नहीं उठाती इस देश में। समाज को बांट देने वाले जितने प्रश्न हैं वो पार्टियों के द्वारा उठाए जाते हैं, देश की गुलामी को ख़त्म कर देने वाले प्रश्न कोई पार्टी नहीं उठाती। तो हम लोगों ने तय किया कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से ये प्रश्न उठाएंगे, और भारत स्वाभिमान बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून, उनके ज़माने के नियम, उनके ज़माने की व्यवस्थाएं, उनके समय की गुलामी की निशानियां, इन सबको मिटा देना है। आज़ादी तभी पूरी होगी, शहीदों का सपना तभी पूरा होगा, क्योंकि जिन शहीदों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, अगर कभी हमारे देश के वो शहीद जो इस देश में मर गए आज़ादी के लिए लड़ते हुए, आप सोचो लॉरेंस के खिलाफ लड़ते हुए जिन हिंदुस्तानियों ने वीर गति पाई, चेम्सफोर्ड के खिलाफ लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, हमारे देश में करजन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, या हमारे देश में रिपन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, ये सारे हिंदुस्तानियों की आत्मा अगर वापस इस देश में आ जाए और हमसे सवाल करे कि जिनके सामने लड़ते हुए हम शहीद हो गए, उनकी मूर्ति को तुमने ये सजा संवार के क्यों रखा है, तो वो तो हंसेंगे विद्रूपता में। वो कहेंगे या तो हम मूर्ख थे
या तुम महामूर्ख हो। और अगर वो मूर्ख थे तो उनको लड़ना नहीं चाहिए था उनके खिलाफ। जिनकी मूर्तियों को सजाकर हम बिठा के रखे हुए हैं उनके खिलाफ लड़े क्यों? ये गंभीर प्रश्न है, इसको हल करना है। इसी के लिए भारत स्वाभिमान। एक और गुलामी की निशानी है जो बहुत दर्द देती है हमको आज़ादी के 62 साल में। अंग्रेज चले गए, हमने अंग्रेजियत को विदा नहीं किया इस देश से। अंग्रेज तो चले गए, मार के भगा दिया, किसी तरह से उनसे अपने देश को छुड़वा लिया, लेकिन अंग्रेजी तो जस की तस है और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों का जो आखिरी अधिकारी था जिसका नाम था माउंटबेटन, उसने इस देश में एक जानकारी लेने के लिए सर्वेक्षण कराया कि हम अंग्रेज जब जा रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने वाले भारत में कितने हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं, और अंग्रेजी सीखने वाले स्कूल, सिखाने वाले स्कूल कितने हैं। तो 1946 में एक जानकारी ली गई, सर्वेक्षण किया गया, तो पता चला कि कुल जमा पूरे भारत में 347 अंग्रेजी भाषा के स्कूल थे 1946 में, 347। और ये माउंटबेटन ने लिखा है, खुद अपने हाथ से दर्ज किया। वो कहता है कि 1% से बहुत कम भारतवासी हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, और 347 अंग्रेजी स्कूल हैं बस। लेकिन अब आज़ादी के 62 साल के बाद हम अगर गिनती करते हैं तो पता चला कि 37,000 से ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल तो हमारे देश में वो हैं जो डॉन बॉस्को इस लेवल के हैं। और गांव-गांव, गली-गली जो कॉन्वेंट स्कूल खुल गए वो तो 1 लाख से ऊपर है। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी ज़्यादा बढ़ी है इस देश में, और अब अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी इस देश में 2 करोड़ से ऊपर है। अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या भी 2 करोड़ से ऊपर। और अब तो हम इस बात के लिए तुलना करते हैं अपनी कि हम अमेरिकन स्टाइल की अंग्रेजी बोल सकते हैं, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं, ब्रिटिश